Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। So don't forget to like, share and subscribe. In the previous lecture, we have completed till रूल नंबर 73। कोई भी डाउट है आप लोग बेझिझक बेधड़क पूछ सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्टली आज जो हम कंप्लीट करेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से जुडिशरी में एंड और भी जिसमें सीपीसी आपका सिलेबस है, सीपीसी आपका मेन सिलेबस है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है ऑर्डर 21 में से स्पेशली। तो आपको सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आज समझ में आ जाएगा और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ जाएगी। जहाँ पर हम अपना रूल नंबर 74 से लेकर 106 तक, जो हम बोलते हैं ना सबसे बड़ा है यार ऑर्डर 21, तो वही कंप्लीट कर देंगे आज हम। ऑर्डर 21 फुल्ली एंड फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक बार देख लेते हैं। तो आपका रूल नंबर 77 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सेल बाय पब्लिक ऑक्शन। आपको पता होना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे क्या होता है। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी में इतना नहीं है, उसके बाद है आपका आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है आपका 83 रूल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपका 89 इंपॉर्टेंट रहेगा, 90 इंपॉर्टेंट रहेगा, 91, 92 एंड 94 सर्टिफिकेट टू परचेजर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रेड विद करना है। सेक्शन नंबर 65 परचेजर्स टाइटल अपना सीपीसी का। उसके बाद 97 आपका इंपॉर्टेंट है, 98, 99, 100, 103 आपका इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्स टू बी ट्रीटेड एज डिक्रीज एंड लास्टली आपका 106 आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये था आपका ओवरव्यू। चलो स्टार्ट करते हैं, आज कंप्लीट कर देंगे। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी रूल नंबर 74 बात करता है सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सब रूल 1 बात करता है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी सोल्ड होएगी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, वो सेल जो है वो कहाँ पर होएगी। तो पहला तो हो सकता है कि सेल वहाँ पर हो जहाँ ग्रोइंग क्रॉप है, यानी कि जो क्रॉप्स है वो ग्रो हो रही हैं उस लैंड पर ही सेल हो जाए। दूसरा हो सकता है कि इफ सच प्रॉपर्टी हैज बिन कट, ठीक है, कट कर दी गई है, सॉरी प्रोड्यूस कट कर दिया गया है या गैदर कर दिया गया है, कहीं पर इकट्ठा करके उसे रख दिया गया है। तो जहाँ पर उसे इकट्ठा करा है वहाँ पर, या जो भी फॉडर स्टैक वगैरह जहाँ रखा हुआ है वहाँ पर उसकी सेल हो सकती है। प्रोविजन ये कहता है कि कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि जो सेल है वो होनी चाहिए एट द नियरेस्ट प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट के नियरेस्ट प्लेस पर। और ये तब होगा जब कोर्ट के ओपिनियन में कोर्ट को लगता है कि ये जो प्रोड्यूस है ना उसका पैसा जो है जो सेल करने के बाद आएगा तो वो ग्रेटर एडवांटेज मिलेगा, मतलब उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा इस तरीके से, तब होगा पब्लिक रिसोर्ट के पास उसे सेल कर दिया जाएगा। इसका सब रूल 2 ये बात करता है कि जहाँ पर प्रोड्यूस सेटअप किया गया है सेल के लिए, और 2 बातें हैं कि पहली बात तो फेयर प्राइस जो है वो नहीं लगाया गया है, या फिर दूसरी बात ये है कि जहाँ पर ओनर है प्रोड्यूस का या फिर जो पर्सन ऑथराइज्ड जिसको दिया गया है ये सेल करने के लिए, तो वो क्या कर देता है सेल को पोस्टपोन कर सकता है टिल नेक्स्ट डे। और अगर मार्केट जो है वो वहीं पर है जहाँ पर सेल होनी है तो नेक्स्ट मार्केट डे वाले दिन, मतलब जब मार्केट लगेगा दूसरी बार तब तक के लिए यहाँ पर वो पोस्टपोन कर सकता है। और फिर ये है कि जो ये सेल पोस्टपोन करी गई है तो जिस दिन पोस्टपोन करी गई है उस दिन कंप्लीट होगी ये, और जो भी प्राइस लगेगी उस पर प्रोड्यूस को बेचा जाएगा। उसके बाद है रूल नंबर 75 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ग्रोइंग क्रॉप्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रूल नंबर 76 है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर्स एंड कॉर्पोरेशन है।
तो जहां पर ये एनआई को बेचा जाना है या फिर शेयर एंड कॉरपोरेशन को बेचा जाना है, तो कोर्ट क्या करेगा, सेल डायरेक्ट करने की बजाय, पब्लिक ऑक्शन के थ्रू सेल डायरेक्ट करने की बजाय कोर्ट क्या ऑथराइज कर सकता है, सेल ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट और शेयर थ्रू ब्रोकर के थ्रू ये सेल करवा सकता है कोर्ट। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल नंबर 77 बताता है कि सेल बाय पब्लिक ऑक्शन मतलब कैसे होगा। तो जहां पर प्रॉपर्टी क्या है, जंगम संपत्ति है यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो सोल्ड करी जा रही है पब्लिक ऑक्शन के प्रोसेस से, तो जो प्राइस है हर लॉट का, मतलब जिस भी लॉट में वो सेल करी जा रही है, तो जैसे एक लॉट सेल हुआ, ठीक है, तो वो जो लॉट सेल हुआ है एट द सेम टाइम जो है सेल जब होगी तो उसी टाइम पर पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। पैसा जो मिलेगा ये ऑफिसर को मिलेगा या फिर जो पर्सन होल्ड कर रहा है सेल उस टाइम पे उसको मिलेगा, ठीक है। तो हर लॉट का पैसा उसी समय मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट हो जाता है, मतलब कि नहीं मिलता है पैसा, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी उसको रीसोल्ड करा जाएगा। रूल 2 ये बात करता है कि जहां पर परचेज मनी दे दिया गया है, यानी कि जैसा कि पैसे देने की बात हम कर रहे थे, तो पैसा वहां पर जब दे दिया गया है तो जो ऑफिसर है या फिर जो पर्सन होल्ड कर रहा है उस वक्त सेल को, जो भी करवा रहा है, तो वो रिसिप्ट देगा दूसरे पर्सन को जिसने वो परचेज करा है, तो परचेजर को रिसिप्ट देगा परचेज मनी पे करने पर। और यहाँ पर जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि सेल कब एब्सोल्यूट हो जाती है, तो आंसर ये रहेगा कि रूल नंबर 77 में, ऑर्डर 2177 के सब रूल 2 के अंदर सेल जो है एब्सोल्यूट हो जाती है। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में ओनली। सब रूल 3 ये बात करता है जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड करी जानी है और जो शेयर है इन गुड्स के अंदर जो शेयर है वो बिलोंग करता है किसको, जजमेंट डेटर का भी वो शेयर है, प्लस उसके को ओनर का भी शेयर है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा वो शेयर होल्ड किया जा रहा है यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर और उसे बेची जा रही है। तो फिर जो एक को ओनर है उसका, ठीक है, तो जजमेंट डेटर तो नहीं कर सकता है, बिड वगैरह नहीं लगा सकता है क्योंकि उसकी तो प्रॉपर्टी करी यहाँ पे सोल्ड जा रही है। तो यहाँ पे जो को ओनर है वो रिस्पेक्टिवली बिड लगा सकता है सेम सम ऑफ फॉर सच प्रॉपर्टी के लिए या फिर कोई भी एक लॉट के लिए बिड लगा सकता है। और ये जो बिडिंग होगी वो शैल बी डीम्ड टू बी बिडिंग ऑफ द को ओनर मानी जाएगी, यानी कि बिडिंग ऑफ द को ओनर मानी जाएगी। ये यहाँ पे कोई गलत वाली बात नहीं है, को ओनर ऐसा कर सकता है। रूल नंबर 78 वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर कोई इरेगुलरिटी हो गई है पब्लिश करवाने में, ठीक है, या फिर सेल को कंडक्ट करवाने में, ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की जो सेल है ये कंडक्ट करवाने में कोई इरेगुलरिटी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो सेल है सेल को विशेड करेगी। विशेड का मतलब होता है कि सेल को खत्म नहीं कर देगी, जो ये सेल है वो सीज नहीं होगी बाय द रीजन ऑफ सच इरेगुलरिटी, बट जो पर्सन यहाँ पर इंजरी सस्टेन कर रहा है बाय द रीजन ऑफ दिस इरेगुलरिटी, तो उसको यहाँ पर इंजर्ड जो पर्सन है वो यहाँ पर कोई भी सूट चाहे तो वो इंस्टीट्यूट कर सकता है और ऐसी कंपनसेशन वगैरह वो ले सकता है इन डिफॉल्ट ऑफ सच रिकवरी। उसके बाद 79 रूल नंबर 80 एंड 81 उतना इम्पोर्टेंट नहीं। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो 82 से 94 में सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो 82 एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कोर्ट जो है अदर देन स्मॉल कॉजेस का कोर्ट जो है, स्मॉल कॉजेस के कोर्ट को हटाओ, उसके अलावा जो कोई भी कोर्ट है वो क्या है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन, डिक्री की एग्जीक्यूशन करवा सकता है। उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट रूल आता है रूल नंबर 83 जो बताता है पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल टू इनेबल जजमेंट डेटर टू रेज अमाउंट ऑफ डिक्री। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो पोस्टपोन कर देता है जैसे ही एप्लीकेशन लगाता है जजमेंट डेटर यहाँ पर, तो
कोर्ट जो है वो पोस्टपोन कर देता है सेल को, ताकि जजमेंट डेटर जो है वो अमाउंट रेज कर पाए, कुछ पैसा अपना प्राइवेट एलिनेशन वगैरह से, लीज मॉर्गेज वगैरह से, जैसे भी है मतलब लेके आ पाए डिक्री होल्डर को, यहाँ पे डिक्री सेटिस्फाई करने के पर्पस के लिए बेसिकली। तो सब रूल 1 ये बोलता है कि जहाँ पर ऑर्डर करा गया है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट डेटर अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई करवा देता है, रीजन टू बिलीव दिलवा देता है कि जो ये अमाउंट है वो ये रेज कर सकता है अमाउंट मॉर्गेज करने से, या लीज करने से, या प्राइवेट सेल, ये 3 बातों का ध्यान रखना, मॉर्गेज करने से, या लीज करने से, या प्राइवेट सेल करने से, ऐसी प्रॉपर्टी का, खुद की प्रॉपर्टी का जजमेंट डेटर ये तीनों चीज़ें अगर करवा के पैसा बना सकता है, या फिर इनकी कोई भी पार्ट को बेचकर, यानी कि प्राइवेट सेल, पूरा प्रॉपर्टी का प्राइवेट सेल ना कर कर कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का सेल करके यहाँ पर कोर्ट में वो जजमेंट डेटर पैसा ला सकता है, मतलब रेज कर सकता है, या फिर किसी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसका नहीं, किसी और, मतलब जजमेंट डेटर की वो वाली प्रॉपर्टी का नहीं, किसी और प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का यहाँ पर जजमेंट डेटर रेज कर सकता है अमाउंट। तो कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट डेटर की एप्लीकेशन पर पोस्टपोन कर देगा सेल को, और कोर्ट को जितना भी लगता है कि इसको इतना समय लगेगा ये अमाउंट रेज करने में, तो उतने समय के लिए, या जैसा कोर्ट को ठीक लगता है ना, उस उतने समय के लिए जो है कोर्ट उसको पीरियड मतलब टाइम लिमिट दे सकता है अमाउंट रेज करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है 83 का, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट है वो ये है कि प्रिवेंट करनी है हमें सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि सेल ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, पैसा ही तो निकल रहा है ना। पैसा अगर उसने वैसे ही डिपॉजिट करवा दिया खुद से, अगर सेल करके या कहीं से भी कैसे भी लाके उसने अगर पैसा कोर्ट में चुका दिया है, डिक्री होल्डर को दे दिया है, तो यही डिक्री का निष्पादन करना होगा ना, तो यही करना है। तो बेसिक ऑब्जेक्ट यही है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को जो सेल होने से वो प्रिवेंट करो, और वो उस उतने टाइम में क्या है अमाउंट रेज करके पैसा चुका देगा, और खुद से जैसे उसको सेल करना होगा उस तरीके से कर लेगा। सब रूल 2 ये बोलता है कि जो सब रूल 1 में कोर्ट ने टाइम पीरियड वगैरह दिया है, तो ये कोर्ट जो है ग्रांट करेगा उसको सर्टिफिकेट जजमेंट डेटर को, और बोलेगा कि ये प्रेस्क्राइब टाइम है तुम्हारे पास, उसमें क्या कर लो, रेज कर लो अमाउंट वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद प्रोविजन ये बोलता है कि जो भी मनी पेएबल है, जैसे कि मॉर्गेज उसने रखवा दिया, तो जो मॉर्गेज का मनी जो आ रहा है, या फिर लीज पे उसने रखवा दिया, या उस चीज़ को सेल कर दिया, उस प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो जो ये पैसा आ रहा है ये जजमेंट डेटर की जेब में नहीं जाएगा, ये जाएगा डिक्री होल्डर की जेब में, क्योंकि डिक्री होल्डर इज एंटाइटल टू सेट ऑफ, और फिर जो डिक्री होल्डर है वो सेट ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो जितना अमाउंट है लार्जर अमाउंट में से माइनस कर दो, हमारा जो स्मॉलर अमाउंट है वो सेट ऑफ कर दो। उसके बाद सब रूल 3 ये बोलता है कि इस रूल के अंदर, रूल नंबर 83 के अंदर जो भी दिया गया है वो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं होगा जिस प्रॉपर्टी का इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर सेल इन एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज के एनफोर्समेंट में सेल करना है, या फिर चार्ज के उसमें एनफोर्समेंट में सेल करना है, तो उस प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज और दूसरी प्रॉपर्टी पर अप्लाई हो सकता है। रूल नंबर 83। अब रूल नंबर 84 बात करता है डिपॉजिट बाय परचेजर एंड रीसेल ऑन डिफॉल्ट। तो सब रूल 1 ये बोलता है कि जब भी सेल होगी, मतलब जब भी सेल होगी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो पर्सन परचेजर है वो इमीडिएटली आफ्टर सच डिक्लेरेशन की सेल हो रही है, इमीडिएटली उसको सेल हो जाती है, तो इमीडिएटली वो क्या है डिपॉजिट करेगा 25%। ये याद रखना कि 25% तो इमीडिएटली वो डिपॉजिट करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ हिज परचेज मनी। तो ये परचेज मनी के अमाउंट पर 25% देगा। किसको देगा? ऑफिसर को देगा, या फिर जो भी कंडक्ट करवा रहा है सेल वगैरह उसको देगा। एंड अगर वो नहीं देता है, ऐसा 25% डिपॉजिट नहीं करवाता है, तो प्रॉपर्टी जो है वो वापस सेल होने के लिए मतलब रीसोल्ड में लग जाएगी। और 84 का सब रूल 2 ये बात करता है कि जहाँ पर डिक्री होल्डर खुद ही परचेजर है एंड वो एंटाइटल है सेट ऑफ करने के लिए परचेज मनी एज पर अंडर रूल नंबर 72, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट के साथ कोर्ट काम करेगा, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद रूल नंबर 85 बताता है कि टाइम फॉर पेमेंट इन फुल ऑफ परचेज मनी। तो परचेजर को जो है परचेज मनी
का फुल पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो फुल अमाउंट है परचेज मनी का वो दे होगा, मतलब उसको देना पड़ेगा, किसको, परचेजर को देना पड़ेगा इनटू द कोर्ट। कब देना पड़ेगा ये टाइम बताता है कि बिफोर द कोर्ट क्लोजेज ऑन 15th डे फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। जिस दिन प्रॉपर्टी सेल हुई है उसके 15 दिन से, मतलब 15वें दिन जब कोर्ट क्लोज होने वाला हो उससे पहले पहले आप क्या कर दो, यहाँ पर पेमेंट कर दो इन फुल। दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि 84 में तो 25% तो तब देना है जब आपने क्या है, इमिडिएटली देना है, जब डिक्लेरेशन हो गया है उसके बाद इमिडिएटली देना है 25%। और 15th डे होने से पहले, जब प्रॉपर्टी सेल करी गई है उसके बीच में जो गैप है, 15th डे होने से पहले पहले पूरा अमाउंट डिपॉजिट करवाना है ऑफ द परचेज मनी। और यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा वो अनकंडीशनल होगा, इस पे कोई कंडीशंस नहीं लगाई जाएंगी। दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि ये जो है ये पैसा कैश में दिया जाएगा, नॉट बाय चेक या फिर कोई गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट में नहीं दिया जाएगा, ओनली इन कैश। और लिमिटेशन ये कहता है कि लिमिटेशन एक्ट में जैसा दिया गया है, तो लिमिटेशन ये बोलता है कि जो एप्लीकेशन है सेट असाइड करने की, सेल को सेट असाइड करने की, वो लगाई जा सकती है विद इन द पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल, उसके बाद नहीं। द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड अ सेल आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम, तो प्रिस्क्राइब टाइम के बाद वो एंटरटेन नहीं कर सकता है। बाई इन्वोकिंग सेक्शन 148 ऑफ द कोड, तो 148 ऑफ द कोड लगा के नहीं कर सकता है, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट लगा के भी नहीं कर सकता है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये पावर नहीं होगी फिर। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं वो एक्स्ट्रा में है क्योंकि हम ये बातें पढ़ेंगे रूल नंबर 92 में। अब स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 86। रूल नंबर 86 यहाँ पे बताता है कि इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अब देखो समझो इस बात को कि हो क्या रहा है कि उसे 25% देना था, ठीक है, परचेजर को 25% देना था अमाउंट, ठीक है, उसी टाइम पे इमीडिएटली, तो वो तो उसने दे ही दिया था, पर उसने बाकी अमाउंट भी जो देना था वो फुल अमाउंट भी देना था, ठीक है, पर फुल अमाउंट जो है वो उसने दिया नहीं है। तो 86 ये बोलता है कि जब फुल अमाउंट नहीं दिया है, 25% तो दे दिया है, तो ये जो 25% दिया है उसमें से जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं सेल के लिए, सेल के रिगार्डिंग में जो भी एक्सपेंस वगैरह लगे हैं वो उस 25% में से एक्सपेंसेस हटा दो, वो हटा दिए जाएंगे, ठीक है। और जो फिर बचेगा पैसा अमाउंट वो जो है वो गवर्नमेंट को फॉरफिट कर दिया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट को वो सेल कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी उसने परचेजर ने क्या है, परचेज मनी पूरा कंप्लीटली पे नहीं किया है, तो उसको वो पूरा दे नहीं सकते हम, जो भी सेल करा है ना हमने, तो प्रॉपर्टी हम उसे उसके नाम नहीं कर सकते क्योंकि परचेज मनी पूरा नहीं पे किया है। तो इस तरीके से प्रोसीजर होगा 86 में। अब जैसा कि वो परचेजर तो अब जो लाइन है उसमें से हट चुका है, अब बात आती है प्रॉपर्टी की, तो अब ये प्रॉपर्टी को रीसेल के लिए वापस लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफॉल्टिंग परचेजर जो है वो अपने जो क्लेम है वो सारे फॉरफिट कर देगा, एनी पार्ट ऑफ सम कोई भी रह रहा है वो फॉरफिट कर देगा, सेल कर देगा, क्योंकि अब इसका जो है डिफॉल्टिंग परचेजर का अब कोई राइट उस पर प्रॉपर्टी पे रहा नहीं है। अब जैसा कि हमें पता चल चुका है कि रूल नंबर 86 में रीसेल किया जाएगा, ठीक है, और जो भी क्लेम्स वगैरह थे वो यहाँ पर फॉरफिट कर दिए जाएंगे, जो डिफॉल्टिंग परचेजर के क्लेम है वो फॉरफिट कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट वगैरह को, ये सब समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब 87 में है नोटिफिकेशन ऑन रीसेल, जो रीसेल हो रही है ना उसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये जो रीसेल है मूवेबल प्रॉपर्टी की उसका नोटिफिकेशन जाएगा आफ्टर द इशू ऑफ फ्रेश प्रोक्लेमेशन, मतलब फ्रेश प्रोक्लेमेशन जो है वो जारी किया जाएगा, और ये लिखता है कि उतने समय तक वो जारी होगा, मतलब उतने समय तक वो जारी रहेगा जब तक वो सेल वगैरह आगे के प्रोसीजर जो है कंप्लीट नहीं हो जाते, आगे के प्रोसीजर जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उस तरीके से सेल वापस से नहीं हो जाती, सेम मैनर में करवाई जाएगी। उसके बाद रूल नंबर 88 बताता है कि बिड ऑफ को शेयरर टू हैव प्रेफरेंस, यानी कि जो बिड होगी को शेयरर कर सकता है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी है जो कि सोल्ड करी जा रही है, उसके अंदर शेयर जो है वो अनडिवाइडेड है, ठीक है, अनडिवाइडेड है, मतलब जजमेंट डेटर का भी है और अदर को शेयरर का भी है,
तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन का जो है उसमें शेयर है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है शेयर है, तो जो एक को शेयरर जो है वो भी बिड लगा सकता है, मतलब बोली लगा सकता है सेम सम की ऑफ फॉर सच प्रॉपर्टी, या फिर एक लॉट की भी लगा सकता है। तो ये जो बिड रहेगी वो को शेयरर की बिड मानी जाएगी। के बाद आता है रूल नंबर 89 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोलता है कि एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट। तो आप अगर पैसा दे दोगे तो सेल सेट असाइड हो जाएगी, बट इसकी एप्लीकेशन लगाई जा रही है 89 में। तो बेसिकली सुनना क्या होगा यहाँ पे कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड करी जा रही है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के निष्पादन के अनुसरण में, तो यहाँ पर कोई भी पर्सन जो कि क्लेम कर रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, जो सोल्ड करी जा रही है इस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है, एट द टाइम ऑफ द सेल भी कर सकता है वो, या फिर एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन भी कर सकता है। यानी कि जब वो एप्लीकेशन कर रहा होगा तब भी वो ये काम कर सकता है, बोल सकता है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, क्लेम कर सकता है कि इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी के अंदर जो सोल्ड करी जा रही है। तो बेसिकली एप्लीकेशन में वो अप्लाई करेगा कि सेल को सेट असाइड कर देना चाहिए, तो कोर्ट बोलेगा कि डिपॉजिट तो करो अमाउंट, तो कोर्ट बोलेगा नहीं, मतलब बेसिकली ये प्रोविजन यही बोलता है कि आप डिपॉजिट कर दो अमाउंट, जो पर्सन क्लेम कर रहा है यहाँ पे वो डिपॉजिट कर देगा अमाउंट को और सेल को सेट असाइड करवा सकता है बाय द कोर्ट। तो इसका 1 का सब रूल 1 का क्लॉज ए बात करता है कि कैसे होगा, मतलब डिपॉजिट जो होगा अमाउंट वो कैसे होगा। तो जो पेमेंट है वो होगा टू द परचेजर, कितना होगा 5% होगा, इक्वल सम इक्वल टू 5% होगा जो कि परचेज मनी है। ठीक है, परचेज मनी का 5% होगा। बी क्लॉज ये बोलता है कि जो पेमेंट है जो कि डिक्री होल्डर को होगा, ठीक है, पहला तो किसको हो गया परचेजर को, दूसरा क्या हो सकता है कि डिक्री होल्डर को हो सकता है जो अमाउंट स्पेसिफाइड है ना प्रोक्लेमेशन में, सेल की प्रोक्लेमेशन में कि इतना, क्योंकि हमें तो क्या करना है वो रिकवरी करनी है ऑफ विच द सेल वॉज ऑर्डर, ठीक है, उसकी रिकवरी करनी है, मतलब कि जो अमाउंट प्रोक्लेमेशन में दिया गया है वो डिक्री के अंदर निष्पादित करना है हमें, मतलब डिक्री का निष्पादन करना है, तो उसके लिए वो अमाउंट दिया गया है, तो वो अमाउंट का पेमेंट कर देते हो डिक्री होल्डर को। और आगे ये बोलता है कि लेस अमाउंट भी पे किया जा सकता है इन केस आपने डिक्री होल्डर को, मतलब जो जजमेंट डेटर है उसने पहले से ही कुछ अमाउंट पे कर दिया है। तो सब रूल 2 ये बात करता है कि ऐसे व्यक्ति ने जिसने सेट असाइड की जो है सेल को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन रूल नंबर 90 में लगाई है, तो वो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है अंडर रूल नंबर 89 जो है वो विड्रॉ कर ले, और अगर विड्रॉ नहीं करता है तो वो यहाँ पर रूल नंबर 89 के अंदर ये ऐसी एप्लीकेशन वगैरह नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा सकता है। और इसका ही सब रूल 3 बोलता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो जजमेंट डेटर को अब उसकी जो लाइबिलिटी है पैसे पे करने की, कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट वगैरह पे करने की, जो कि कवर्ड नहीं हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल के अंदर, उस लाइबिलिटी से छुटकारा नहीं मिल जाता है जजमेंट डेटर को। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल नंबर 90 बात करता है कि एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड, इरेगुलरिटी या फिर फ्रॉड के ग्राउंड पर एप्लीकेशन लगाई जा सकती है सेल को सेट असाइड करने के लिए। तो जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को सोल्ड करने की बात हो रही है और सोल्ड किया जा रहा है इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, डिक्री के निष्पादन के तौर पे इन उसके अनुसरण में करा जा रहा है, तो यहाँ पर डिक्री होल्डर, पहली बात याद रखो, डिक्री होल्डर, दूसरा परचेजर या फिर कोई भी अदर पर्सन जो कि एंटाइटल है उस शेयर के अंदर, मतलब उस प्रॉपर्टी के अंदर उसका शेयर है इन अ रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट, ये हमने सेक्शन नंबर 73 में कवर किया है। और या फिर ऐसा पर्सन है जिसका इंटरेस्ट जो है अफेक्ट हुआ है ये सेल होने से, तो देखो पहला तो ये तो डिक्री होल्डर लगा सकता है यहाँ पे एप्लीकेशन, या फिर परचेजर लगा सकता है, या तीसरा पर्सन जिसका रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट के अंदर इंटरेस्ट होल्ड करता है कि किसी भी मतलब पार्ट ऑफ शेयर होल्ड करता है, या फिर चौथा पर्सन वो जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है ये सेल को होने से, मतलब जब सेल हुई है उससे इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है। तो ये जो 4 टाइप के लोग हैं ये
एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में टू सेट असाइड द सेल। ग्राउंड क्या होगा? तो ग्राउंड होगा मटीरियल इरेगुलरिटी या फिर फ्रॉड इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग इट। तो इसे कनेक्ट करो रूल नंबर 78 में, जिसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर सेल जो है विशेट नहीं होगी, सेल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर कोई इरेगुलरिटी हो जाती है पब्लिश या फिर कंडक्ट करने में सेल को। लेकिन वो जो बात हमने करी थी वो मूवेबल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग में करी थी 78 में। ये अच्छे से याद रखना कि मूवेबल प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग में हमने 78 में बात करी थी, पर यहाँ पर जो रूल नंबर 90 में बात कर रहे हैं वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर मटेरियल इरेगुलरिटी वगैरह जो हो जाती है, फ्रॉड होता है पब्लिश करने में, सेल कंडक्ट करने में, वहाँ पर एप्लीकेशन ये जो है सेट असाइड की, सेल को सेट असाइड की लगाई जा सकती है। तो आते हैं वापस सब रूल 2 पे। सब रूल 2 ये बोलता है कि कोई भी सेल जो है वो सेट असाइड नहीं करी जाएगी ऑन द ग्राउंड ऑफ द इरेगुलरिटी और फ्रॉड जो कि हुई है पब्लिश करने में या फिर कंडक्ट करने में, अनलेस मतलब कंडीशंस ये जो हैं ये प्रूव होनी चाहिए, मतलब जो ये फैक्ट्स हैं ये प्रूव होने चाहिए कि कोई इरेगुलरिटी हुई है या फ्रॉड हुआ है ऐसा कुछ करने में, पब्लिश वगैरह करने में, कंडक्ट करने में, ये फैक्ट प्रूव होने चाहिए तभी सेट असाइड किया जा सकता है। तो कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि एप्लीकेंट को क्या है, सब्सटेंशियल इंजरी हुई है इन इरेगुलरिटी या फिर फ्रॉड की वजह से। रूल 3 ये बात करता है कि कोई एप्लीकेशन यहाँ पर एंटरटेन नहीं की जाएगी बाय द कोर्ट। सेट असाइड की जो एप्लीकेशन है सेल को सेट असाइड करने की, वो एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करी जाएगी बाय द कोर्ट, जहाँ पर ग्राउंड ये है कि एप्लीकेंट जो है वो ये काम प्रिवेंट कर सकता था, मतलब रोक सकता था। प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल आया उससे पहले ये प्रिवेंट कर सकता था, या फिर उसके बाद भी कुड हैव टेकन और बिफोर द डेट ऑन विच द प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल वॉज ड्रॉन अप। तो उस टाइम पे भी वो कर सकता था, बोल सकता था, बट उसने नहीं किया। तो अब इस पॉइंट पर जो है सेट असाइड की एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन ये बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि मियर एब्सेंस ऑफ या फिर कोई डिफेक्ट है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो करी गई है, सोल्ड करी गई है, shall not by itself be a ground, वो अपने आप खुद में एक ग्राउंड नहीं बन जाएगा कि सेट असाइड कर देनी चाहिए सेल। ठीक है, तो मियर कोई डिफेक्ट है तो उसके बेसिस पर, उसके ग्राउंड पर यहाँ पे सेट असाइड नहीं किया जाएगा सेल को। ये बड़ा क्लियर एक्सप्लेनेशन कर देता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट 91 भी आता है। रूल नंबर 91 ये कहता है कि एप्लीकेशन बाय परचेजर टू सेट असाइड सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ जजमेंट डेटर हैविंग नो सेलेबल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन कौन लगाएगा? परचेजर एप्लीकेशन लगाएगा सेट असाइड करने के लिए, सेल को सेट असाइड करने के लिए। और ग्राउंड क्या होगा कि जो जजमेंट डेटर है उसका तो कोई सेलेबल इंटरेस्ट ही नहीं था, यानी कि कोर्ट ने अगर ऐसी प्रॉपर्टी को जजमेंट डेटर की खुद की प्रॉपर्टी समझकर अटैच कर दिया था, और बाद में पता चलता है जब यहाँ पर परचेजर बताता है तब पता चलता है कि जजमेंट डेटर की नहीं है वो प्रॉपर्टी, या फिर उसका कोई सेलेबल इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो कोर्ट ऐसी सेल को सेट असाइड कर देगा। अब हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विच इज रूल नंबर 92, ऑर्डर 21। रूल नंबर 92 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेल कब एब्सोल्यूट हो जाती है। देखो मैं कनेक्ट करके बताती हूँ कि हमने रूल नंबर 77 में पढ़ा था सेल बाय पब्लिक ऑक्शन, उसके जो सब रूल 2 है, यानी कि 77 का सब रूल 2 था, उसमें हमने पढ़ा था कि सेल एब्सोल्यूट हो जाती है। तो हमने रिगार्डिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि इंपॉर्टेंट है। मूवेबल प्रॉपर्टी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो 92 रूल नंबर है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका सब रूल बड़ा ही क्लियर कर देता है कि जहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं करी गई है रूल नंबर 89 में, रूल नंबर 90 में या फिर रूल नंबर 91 में, ठीक है, तीनों ही रूल में कोई यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं करी है किसी ने भी, या फिर अगर एप्लीकेशन करी भी गई है तो कोर्ट ने वहाँ पर उस एप्लीकेशन को डिसअलाउ कर दिया था। तो अब यहाँ पर कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करेगा कन्फर्मिंग द सेल, और फिर जो सेल होगी वो यहाँ पर एब्सोल्यूट हो जाएगी।
ये याद रखना है हमें कि रूल नंबर 92 ऑर्डर 21 92 का सब रूल 1 बात करता है कि सेल एब्सोल्यूट हो जाती है। प्रोविजन यहाँ पे बोलता है और क्लियर करता है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड कर दी गई है इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, डिक्री के एग्जीक्यूशन में, डिक्री के निष्पादन के अनुसरण में प्रॉपर्टी जो है अब सोल्ड कर दी गई है, पर अभी भी उसका जो फाइनल डिस्पोजल है क्लेम का या ऑब्जेक्शन का वो बाकी है, उसके अटैचमेंट का, तो कोर्ट ऐसी सेल को कंफर्म नहीं करेगा अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच क्लेम और ऑब्जेक्शन कम्स। सब रूल 2 ये बात करता है कि एप्लीकेशन जो है वो कर दी गई है एंड अलाउ कर दी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन भी करी गई है और अलाउ भी करी गई है। सब रूल 1 तो ये बता रहा था कि एप्लीकेशन जो है वो करी ही नहीं गई है, और करी भी गई है तो डिसअलाउ कर दी है, तो फिर क्या होगा, सेल कंफर्म वगैरह हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी। बट सब रूल 2 ये बोलता है कि एप्लीकेशन जो है वो कर दी गई है और कोर्ट के द्वारा अलाउ भी कर दी गई है सेट असाइड की एप्लीकेशन। तो इन केस जो एप्लीकेशन करी गई थी रूल नंबर 89 के तहत करी गई है, तो रूल नंबर 89 क्या बोलता था, एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट। ठीक है, तो डिपॉजिट जब आप दोगे तो सेट असाइड की एप्लीकेशन काम करेगी, मतलब कोर्ट सेट असाइड कर देगा। ठीक है, ऑन दैट एप्लीकेशन। तो अब जो ये डिपॉजिट आप दोगे ना, डिपॉजिट आप दोगे विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल। तो सेल की डेट से 60 डेज के अंदर आपको क्या है, डिपॉजिट करवाना है। और मान लो कि यहाँ पर जो अमाउंट डिपॉजिट किया है ना डिपॉजिटर ने, तो जो अमाउंट था वो क्लैरिकल मिस्टेक या अर्थमेटिकल मिस्टेक की वजह से ऐसा लगा कि पूरा डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि डिपॉजिटर ने जो है कुछ डेफिशिएंसी वगैरह रह गई है, मतलब अमाउंट के अंदर कुछ अमाउंट देना बकाया रह गया है। तो यहाँ पर कुछ जो है टाइम जो है कोर्ट आगे और बढ़ा सकता है, मतलब 60 दिन का टाइम खत्म हो गया, मान लो 60 दिन का बचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 दिन के अंदर अंदर और हो जाएगा। लेकिन 60 दिन का टाइम भी मान लो खत्म हो गया है तो कोर्ट यहाँ पर फिर थोड़ा सा टाइम और दे सकता है, यहाँ कोर्ट की पावर है। और फिर लास्टली सेल को सेट असाइड कोर्ट कर देगा। प्रोविजन ये कहता है कि बिना नोटिस दिए ये एप्लीकेशन जो है उसका बिना नोटिस दिए टू द पर्सन अफेक्टेड, यानी कि जो भी पर्सन इस सेल से अफेक्ट हो रहे हैं उनको बिना नोटिस दिए ये ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। अगर कर भी दिया है तो ऐसा ऑर्डर मान्य नहीं होगा। फिर उसके बाद ये अलग जो अनदर प्रोविजन है उसमें ये बोला गया है कि जो डिपॉजिट है जो दिया गया है इसके अंदर, तो पहले क्या था, टाइम जो था ना 30 डेज का टाइम था, तो अभी जो 30 डेज का टाइम है वो 30 डेज से 60 डेज जो है कर दिया गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30 डेज के अंदर नहीं हुआ तो अब 60 डेज के अंदर उसको कर दो। सब रूल 3 ये क्लियर करता है कि जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी जो सूट है सेट असाइड करने का जो ये है एप्लीकेशन करने के बाद ऑर्डर करा जा चुका है बाय द कोर्ट, तो वापस से ये चीज़ नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो वो उसको वापस से कोई सूट नहीं लेके आना है सेट असाइड करने के लिए, इस ऑर्डर को इसी में हो जाएगा। सब रूल 4 ये बात करता है कि जहाँ पर थर्ड पार्टी चैलेंज करती है कि जो जजमेंट डेटर का टाइटल है बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट ऑक्शन परचेजर। ठीक है, तो क्या कर रही है सब रूल 4 के अंदर कि थर्ड पार्टी चैलेंज कर रही है कि जजमेंट डेटर के पास जो टाइटल है वो रियल टाइटल तो है ही नहीं, वो रियल टाइटल जो ओनर है ओनरशिप वो होल्ड ही नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए वो पार्टी जो क्या कर रही है, थर्ड पार्टी वो सूट लेकर आ रही है अगेंस्ट द ऑक्शन परचेजर, जो ऑक्शन में जिसने परचेज करा है वो प्रॉपर्टी को, उसके अगेंस्ट या फिर डिक्री होल्डर के अगेंस्ट लेके आ रही है या फिर जजमेंट डेटर के जिसके भी अगेंस्ट लेके आ रही है। तो यहाँ पर ये तीनों जो होंगे, ऑक्शन परचेजर, डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर, ये तीनों जो होंगे वो नेसेसरी पार्टी होंगे सूट की। उसके बाद सब रूल 5 ये बात करता है कि अगर सब रूल 4 के अंदर डिक्रीड हो गया है, यानी कि जो सूट लाया गया था वो डिक्रीड हो गया है किसके फेवर में, थर्ड पार्टी की फेवर में, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि जो डिक्री होल्डर है, जिस मतलब उसके पास पैसा जो पहुंच चुका है, वो डिक्री होल्डर क्या है, पैसा रिफंड करे ऑक्शन परचेजर को। ठीक है, ऑक्शन परचेजर को वो पैसा रिफंड करे। तो जहाँ पर ये ऐसा ऑर्डर पास किया गया है तो कोर्ट जब भी डायरेक्ट करे तब ये सेल जो है एट एनी स्टेज रिवाइव हो सकती है। उसके बाद रूल नंबर 93 बोलता है रिटर्न ऑफ परचेज मनी इन सर्टेन केसेस। तो जहाँ पर सेल जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो है सेट असाइड हो चुकी है रूल नंबर 92 के अंदर,
तो यहाँ पर परचेजर जो है एंटाइटल हो जाएगा ऑर्डर प्राप्त करने के लिए रीपेमेंट ऑफ हिज परचेज मनी। बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो जो परचेजर है ना, अब वो परचेज मनी जो भी उसने पे किया है ना, उसका रीपेमेंट ले सकता है, यानी कि वो जो पैसा है वो वापस ले सकता है। ठीक है, तो ये जो पैसा है जो वापस लेगा विद और विदाउट इंटरेस्ट हो सकता है, जैसा कि कोर्ट डायरेक्ट करे, और ये होगा अगेंस्ट एनी पर्सन टू होम इट हैज बीन पेड, जिसको पे किया गया है उस पर्सन के अगेंस्ट। तो बेसिकली ये एक तरीके का रेस्टिट्यूशन हो जाएगा, तो जिसको पे किया गया है उसके अगेंस्ट फिर वो जो परचेजर है उसको वापस अपना पैसा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेट असाइड हो चुकी है सेल। अब सेल का कोई तवज्जो वजूद जो है अब नहीं रहा है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सर्टिफिकेट टू परचेजर। अब इतनी मशक्क़त करने के बाद जो परचेजर है जिसने यहाँ पर अब परचेज कर ली है मूवेबल प्रॉपर्टी सेल के अंदर, तो ये देखना होगा कि उसे अब सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोलता है ये 94 रूल नंबर। ये बोलता है कि जहाँ सेल हो गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट हो गई है, तो कोर्ट ग्रांट करेगा इसको सर्टिफिकेट। ठीक है, उसमें स्पेसिफाई करेगा कोर्ट की सर्टिफिकेट किसके रिगार्डिंग ग्रांट कर रहा है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी सोल्ड करी गई है उसके रिगार्डिंग, उस पे होगा नेम ऑफ द पर्सन परचेजर का नाम होगा। ठीक है, और जो सर्टिफिकेट पे डेट होगी वो होगी जब डेट व्हेन द सेल बिकम एब्सोल्यूट, जिस दिन सेल एब्सोल्यूट हुई थी वो वाली डेट होगी। इसको अपन को पढ़ना है सेक्शन नंबर 65 जो कि है परचेजर्स टाइटल ऑफ सीपीसी। अब बचता है रूल नंबर 95 एंड 96 जो कि बात करता है, पहला रूल नंबर 95 बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको जजमेंट डेटर ने ऑक्यूपाई कर रखा है या फिर कोई और अदर पर्सन है जो कि क्लेम कर रहा है और वहां उसने क्या है ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो अब उसको हटाना है क्योंकि उसकी ऑक्यूपेंसी में से है, और अब यहाँ पर परचेजर को परचेज हो गई है, मतलब परचेजर ने परचेज कर ली है वो प्रॉपर्टी, तो अब कब्जा दिलाना है। बेसिकली बात ये है कि कब्जा दिलाना है। तो 95 के अंदर जो है जजमेंट डेटर उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो कब्जा कैसे दिलवाया जाएगा, तो परचेजर को जो है पोजेशन दिलवाई जाएगी एंड उस पर्सन को जो भी कब्जा करके बैठा हुआ है, जजमेंट डेटर हो चाहे कोई और पर्सन हो जो क्लेम कर रहा है उसके अंडर, तो उस पर्सन को वहां से निकाला जाएगा। ठीक है, अगर वो रिफ्यूज कर देता है वेकेट करने से तो जोर जबरदस्ती से निकाला जाता है। और ये काम कोर्ट खुद नहीं करता है, मतलब करता है आफ्टर एप्लीकेशन इज अप्लाइड टू द कोर्ट बाय द परचेजर। उसके बाद आता है रूल नंबर 96 जो कि बताता है, जो कि लास्ट रूल है, कि डिलीवरी कैसे होगी जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर रखी है, एक्यूपाई कर रखी है एक तरीके से, किसने, टीनेंट ने या फिर कोई और अदर पर्सन ने, तो उसको हटाया कैसे जाएगा उस पर्सन को। तो वहाँ पर मोड ऑफ डिलीवरी कैसे होगा, तो बाय अफिक्सिंग अ कॉपी। ठीक है, कॉपी जो है सेल सर्टिफिकेट की कि इस पर्सन को सेल कर दिया गया है, ये अब परचेजर है और इसकी नाम की अब प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो वो चीज़ का जो भी सर्टिफिकेट है ना, जो हमने अभी पढ़ा है 94 के अंदर सर्टिफिकेट, तो जो वो सर्टिफिकेट है वो चिपका दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर चिपका दिया जाएगा, ऐसी जगह जहाँ पर वो दिखे, और यहाँ पर ये क्लियरली बता दिया जाएगा उस पर्सन को जो वहाँ निवास कर रहा है, जो ऑक्यूपाई करके कब्जा करके बैठा हुआ है, इस पर्सन को क्लियरली बता दिया जाएगा जो ये प्रॉपर्टी है वो जजमेंट डेटर से ट्रांसफर्ड करके हमने अब किसको दे दी है, परचेजर को दे दी है, और परचेजर का अब इसमें इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, ये जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी अब रही नहीं है। और अगर चस्पा करने से भी काम ना बने तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोक्लेमिंग करी जा सकती है। कैसे, यहाँ पे डोंगी पिटवा के और ड्रम वगैरह बजवा के उस तरीके से भी प्रोक्लेमिंग करी जा सकती है। अब उसके बाद हम बड़े लास्ट फेज पर चल रहे हैं अपने, और इम्पॉर्टेंट रूल नंबर 97, 98 है। ठीक है, उसके बाद 99, 100, 102, 103 ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो 97 रूल नंबर ये बोलता है कि रेसिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब क्या किया जा रहा है, डिक्री होल्डर जो है ना, डिक्री होल्डर जो है अब जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल चुका है, ठीक है, वो एंटाइटल हो गया है, या फिर कोई परचेजर है जिसने खरीद ली है सेल के अंदर प्रॉपर्टी, तो वो एंटाइटल हो चुका है। अब उस पर्सन को जो है ना, पहले तो आप
जो 95 और 96 हमने पढ़ा कि उसमें वो ऑक्यूपाई करके बैठे थे, यानी कि कब्जा करके बैठे थे। यहाँ पर तो 97 में ये तक बोल दिया है कि रेसिस्ट किया जा रहा है उस पर्सन को, ठीक है, जिसकी अब प्रॉपर्टी हो गई है उस पर्सन को रेसिस्ट किया जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, आने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो पर्सन पोजेशन में बैठा है वो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है जिसे रेसिस्ट किया जा रहा है वो एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में, कंप्लेन कर सकता है कि मुझे तो रेसिस्ट किया जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी पे आने ही नहीं दिया जा रहा है। और सब रूल 2 ये बोलता है कि जहाँ पर ऐसी एप्लीकेशन करी गई है बाय द डिक्री होल्डर या फिर परचेजर, तो उसके बाद कोर्ट जो है अपना एक्शन वगैरह लेगा, एडजुडिकेट करेगा उस एप्लीकेशन पर, जैसा भी सीपीसी में हमने अभी तक पढ़ा है उस तरीके से। उसके बाद रूल नंबर 98 बात करता है ऑर्डर्स आफ्टर एडजुडिकेशन। तो इसका संबंध थोड़ा रूल नंबर 101 से भी है। पहले 101 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 101 बात करता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस डिटरमाइन करे जाएंगे, जैसे कि राइट हो गया, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अंदर राइट हो गया, टाइटल हो गया, इंटरेस्ट हो गया उस प्रॉपर्टी के अंदर, ये सारे जो भी क्वेश्चंस है वो डिटरमाइन करे जाएंगे ये एप्लीकेशन को एंटरटेन करने से पहले। यानी कि कौन सी एप्लीकेशन, 97 की एप्लीकेशन को एंटरटेन करने से पहले, 99 की एप्लीकेशन को एंटरटेन करने से पहले ये सारे क्वेश्चंस को डिटरमाइन किया जाएगा। और या फिर इसके अलावा भी और कोई रिप्रेजेंटेटिव वगैरह एप्लीकेशन लगाता है इस रिगार्डिंग में, तो ये क्वेश्चंस को कोर्ट डिटरमाइन करेगा। और यहाँ पर सेपरेट सूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट सूट में नहीं जाएगा कोर्ट, इसी एप्लीकेशन में ये चीज़ को डिटरमाइन कर लेगा और कोर्ट जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन होगा ये सब क्वेश्चंस को डिटरमाइन करने का। अब एक बार हमें रूल नंबर 98 का सब रूल 2 पढ़ना पड़ेगा पहले। तो सब रूल 2 ये बात करता है कि जहाँ पर डिटर्मिनेशन हो चुका है इन क्वेश्चंस का कि ये पर्टिकुलर पर्सन है जिसका राइट बनता है, टाइटल है, इसके पास इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, परचेजर हो गया या डिक्री होल्डर हो गया, इसके पास अब क्या है, राइट आ चुका है, तो कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। फिर भी ये जो जजमेंट डेटर है ना, या फिर कोई और अदर पर्सन जो है या फिर जजमेंट डेटर के इंस्टिगेशन पर कर रहा है, ठीक है, जजमेंट डेटर के इंस्टिगेशन पर क्या ये काम कर रहा है या फिर उसके बिहाफ पर ये काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, ये कर रहा है रेसिस्टेंस करने का काम, ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम, और वो भी बिना किसी रीजन के। क्या कर रहा है, बिना किसी रीजन के जजमेंट डेटर जो है या फिर उसका कोई यहाँ पे उसके बिहाफ पर कोई हो गया या फिर कोई भी ट्रांसफरी जो है यहाँ पे जिसे ट्रांसफर कर दिया गया था सूट की पेंडिंग के दौरान, जो सूट चल रहा था उसकी पेंडेंसी के दौरान, लिस्ट पेंडेंस में जो है जजमेंट डेटर ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था इंटरेस्ट किसी को, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया था, तो वो ट्रांसफरी की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये जो भी रेसिस्ट कर रहे हैं ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं बिना कोई कारण के, ठीक है, और ये चीज पर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि बिना कोई कारण के ये लोग काम ये ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन लगा रहा है ना, कौन लगा रहा है एप्लीकेशन लगा रहा है यहाँ पे परचेजर हो गया, डिग्री होल्डर हो गया, जिसके पास मतलब बेसिकली राइट आ चुका है प्रॉपर्टी में, वो एप्लीकेशन लगा रहा है। तो उसकी एप्लीकेशन पर कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट डेटर को बोलेगा कि तुम ऐसा क्या है ना, अभी भी आप क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो आप इसको रेसिस्ट मत करो, ऑब्स्ट्रक्ट मत करो, और यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि जो पोजेशन है वो अब जिसका अभी ये राइट या टाइटल हो चुका है उसको दे दो, ठीक है, प्यार से कोर्ट ने बोला ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वो पर्सन जो जजमेंट डेटर है वो नहीं मानता है या फिर कोई भी और अदर पर्सन है उसकी इंस्टिगेशन पे जो काम कर रहा है वो नहीं मानता है, तो कोर्ट के पास एक चारा ये बचता है कि कोर्ट लास्ट में क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को टिका के कहाँ पे डाल सकता है, जेल में डाल सकता है, जो कि होगी सिविल प्रिजन, और 30 दिन के टाइम तक, मतलब 30 दिन तक डाल सकता है, एक्सटेंड कर सकता है 30 दिन तक। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 99 जो बताता है डिस्पोजेशन बाय डिक्री होल्डर और परचेजर। अब ये थोड़ा उल्टा पासा हो गया, पर ये किसके लिए, ये जजमेंट डेटर को डिस्पोजेस करने वाली बात नहीं कह रहा है, ये बोल रहा है सब रूल 1 के अंदर कि कोई भी व्यक्ति को जिसको जो कि जजमेंट डेटर नहीं है उसके अलावा कोई और व्यक्ति है और उसको वहाँ से उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया जा रहा है, ठीक है, डिक्री होल्डर द्वारा या फिर जो पर्सन है
परचेजर, उसके द्वारा यहाँ पर उसे डिस्पोजेस किया जा रहा है। तो जिस व्यक्ति को डिस्पोजेस किया जा रहा है वो एप्लीकेशन लगा सकता है, कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है कि मुझे डिस्पोजेस किया गया। और दूसरी बात कि ये लोग जो है सोल्ड कर रहे हैं प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, डिक्री के निष्पादन में ये जो प्रॉपर्टी है वो सोल्ड करी जा रही है। ऐसी कंप्लेन लेकर वो कोर्ट में जा सकता है। और सब रूल 2 सिंपली ये बात करता है कि जब भी ऐसी कोई एप्लीकेशन करी गई है डिस्पोजेशन जो जिस पर्सन का हो गया उसके द्वारा, तो कोर्ट इस चीज़ पर एप्लीकेशन पर एडजुडिकेट वगैरह करेगा। बट बेसिकली हम लोग एक चीज़ भूल चुके हैं कि रूल नंबर 98 में हम पढ़ रहे थे सब रूल 1, उसके चक्कर में हमने 101 पढ़ा, उसके चक्कर में हमने 99 पढ़ लिया और 98 का सब रूल 2 भी पढ़ लिया, बट वो नहीं पढ़ा। तो लेट्स रिकॉल इट वंस अगेन, पढ़ते हैं उसको एक बार। तो ये बोलता है कि रूल नंबर 98 बेसिकली बात करता है ऑर्डर आफ्टर एडजुडिकेशन की। तो सब रूल 1 ये बात करता है कि अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन, तो जो हमने डिटरमाइन कर लिया है क्वेश्चन किसमें 101 में डिटरमाइन कर लिया है, तो कोर्ट यहाँ पर इन अकॉर्डेंस विद दैट डिटर्मिनेशन पता चल चुका है कि इसका राइट है, इसका टाइटल है, इंटरेस्ट वगैरह है प्रॉपर्टी के अंदर, ये पता चल चुका है। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2, ठीक है, सब रूल 2 जो हमने पढ़ा है उसको प्रोविजन को देखते हुए यहाँ पर कोर्ट क्या है, ऑर्डर क्या कर सकता है। पहली बात, ऑर्डर कर सकता है, अलाउ कर सकता है एप्लीकेशन को, और डायरेक्ट कर सकता है एप्लीकेंट को कि उसको पोजेशन में डाला जाए। ठीक है, एप्लीकेंट कौन है यहाँ पर, जिसके पास टाइटल वगैरह है, तो उसको वापस से उस जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन में डाला जाए। और ऐसी एप्लीकेशन को चाहे तो डिसमिस कर सकता है, अगर वेग, अगर इस तरीके से कोई एप्लीकेशन है बकवास, तो उसको डिसमिस भी कर सकता है चाहे तो। और अगर सही है तो फिर बोलेगा कि पोजेशन में डाला जाए, क्योंकि इस पर्सन के पास क्या है, राइट है, टाइटल है, इंटरेस्ट वगैरह है प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसा कुछ भी ऑर्डर कर सकता है जो भी कोर्ट को ठीक लगता है सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को देखकर। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 100, जो कि बात करता है ऑर्डर टू बी पास्ड अपॉन एप्लीकेशन कंप्लेनिंग ऑफ डिस्पोजेशन। तो अब डिटरमाइन तो हो चुका है कि किसके पास राइट है, किसके पास टाइटल वगैरह है। ठीक है, 101 में तो कोर्ट क्या करेगा इस डिटर्मिनेशन के ऊपर कि पहली बात तो ऑर्डर कर सकता है, ऐसी एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है एप्लीकेंट को कि उसको पोजेशन वापस दिलवाई जाए। सेम जो बात हम पढ़ रहे हैं 98 में, वही हम पढ़ रहे हैं 100 में। ठीक है, या फिर चाहे तो डिसमिस कर सकता है इस एप्लीकेशन को। और दूसरा जो भी कोर्ट को ठीक लगता है वैसा ऑर्डर वो पास कर सकता है सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को देखकर। तो 98 और 100 के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस यही है कि जो वहाँ पे 98 के अंदर जो एप्लीकेशन लगा रहा था वो था पर्सन जो होल्ड करता है प्रॉपर्टी, यानी कि जिसकी मतलब जो होल्ड करता है राइट या टाइटल या इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, वो लगा रहा था। और यहाँ जो 100 में एप्लीकेशन लगा रहा है वो पर्सन है जिसे डिस्पोजेस कर दिया गया है, जो कोई ऐसा जजमेंट डेटर भी नहीं है, जो कोई डिक्री होल्डर या परचेजर भी नहीं है, वो तो उसने करा है, डिक्री होल्डर एंड परचेजर ने डिस्पोजेस किया है। तो ये जो पर्सन है वो कुछ नहीं है, वो बस वहां रहता है, उसको डिस्पोजेस आप कर रहे हो, वो पर्सन है। उसके बाद रूल नंबर 102 बात करता है कि ये जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। कौन सी रूल्स? रूल्स हैं रूल नंबर 98 एंड रूल नंबर 100 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा ट्रांसफरी पर पेंडेंटे लिटे, यानी कि जजमेंट डेटर ने जिस व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दी थी आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है रूल नंबर 103 जो कि बात करता है ऑर्डर्स टू बी ट्रीटेड एज डिक्रीज। तो ऑर्डर्स को डिक्री माना जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर एप्लीकेशन करी गई है, एडजुडिकेट करी गई है अंडर रूल नंबर 98 और रूल नंबर 100, तो जो ऑर्डर्स करे गए हैं यहाँ पर उसका सेम इफेक्ट होगा, सेम फोर्स में होंगे, सेम कंडीशन अप्लाई होगी एज टू एन अपील, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको एज अ डिक्री माना गया है। तो इस डिक्री की अपील हो सकती है, और डिक्री की तो अपील होती है, तो ऑर्डर्स यहाँ पे डिक्री माने गए हैं और डिक्री की तो अपील हो सकती है, तो अपील हो सकती है ऑर्डर्स की भी 103 बताता है।
उसके बाद 104 इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, देन 105 इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट एंड 106 इज़ ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट एक बार 106 हम देखेंगे, 105 हम देखेंगे। 105 इन जनरल बात करता है हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन की। सब रूल 1 बताता है कि जो कोर्ट है उसके सामने इस ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर नंबर 21 के अंदर कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो कोर्ट ऐसी डे फिक्स करेगा, मतलब ऐसा डे फिक्स करेगा एक, जिस दिन हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन हो पाए। सब रूल 2 ये बताता है कि जिस दिन फिक्स किया गया है, बुलाया गया है एप्लीकेंट वगैरह को, तो उस दिन अगर एप्लीकेंट आता नहीं है तो यहाँ पर हियरिंग पूरी हुई समझी जाएगी, या फिर हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर कर दे एप्लीकेशन की डिसमिस करी जाती है एप्लीकेशन, ऐसा ऑर्डर कर सकता है कोर्ट। और सब रूल 3 ये बोलता है कि जहाँ पर एप्लीकेंट आ जाता है और अपोजिट पार्टी नहीं आती है तो फिर एक्स पार्टे डिक्री, यानी कि एक्स पार्टी जो हियरिंग जो होगी, सॉरी बेसिकली एक्स पार्टी हियरिंग हो जाएगी एंड कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर एक्स पार्टी पास कर देगा। और उसको कंटिन्यू करते हुए 106 में बोला है सेटिंग असाइड ऑर्डर्स पास्ड एक्स पार्टी एक्सेट्रा। तो जहाँ एप्लीकेंट आया है बट अपोजिट पार्टी नहीं आई है, जो कि हमने अभी 105 के सब रूल 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा कि एक्स पार्टी, 3 में ये पढ़ा कि एक्स पार्टी जो हियरिंग है अब वो होगी, ठीक है, हियरिंग जो होगी एप्लीकेशन की एक्स पार्टी होगी, ऐसा कोर्ट ऑर्डर करेगा। तो ऐसे सब केस में जो अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है कि जो ये ऑर्डर है एक्स पार्टी का, उसे सेट असाइड किया जाना चाहिए। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, सफिशेंट कॉज देख लेता है कोर्ट की, हाँ ठीक है कोई सफिशेंट कॉज था इसकी नहीं आने का, तो फिर यहाँ जो एप्लीकेशन है जो कि हियरिंग के लिए करी गई थी, बुलाई गई थी, तो उसे सेट असाइड कर सकता है, मतलब वो ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है एक्स पार्टी वाले ऑर्डर को, और फिर कोई आगे की डेट कोर्ट फिक्स कर देता है। और जो 106 सब रूल 1 है इसकी अपील भी लाई करती है ऑर्डर 43 रूल 1 में, और सेम 105 जो रूल नंबर है उसकी सब रूल 1 की, मतलब उसकी भी अपील लाई करती है ऑर्डर 43 रूल 1 में। तो ये जो भी है सेट असाइड का हमने अभी पढ़ा, ठीक है, ऑर्डर कर रहे हैं एक्स पार्टी ऑर्डर को जो सेट असाइड कर रहे हैं, तो इसकी जो नोटिस है वो अदर पार्टी को भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बिना नोटिस के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, बिना नोटिस दिए। तो सब रूल 2 यही बात बोलता है। सब रूल 3 ये बोलता है कि जो ये एप्लीकेशन है जो सब रूल 1 के अंदर करी गई है वो 30 दिन के अंदर करी जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो जिस दिन ऑर्डर निकाला गया था, कौन सा ऑर्डर निकाला गया था, ये एक्स पार्टी का, ठीक है, तो उसके एक्स पार्टी ऑर्डर के होने के 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन की जानी चाहिए सेट असाइड करने के लिए एक्स पार्टी ऑर्डर को। फिर मान लो उसको नोटिस नहीं मिला, उस अदर पार्टी को नोटिस नहीं मिला कि एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया, तो जिस दिन नोटिस मिला है उस पार्टी को कि एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया, तो उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर उसे एप्लीकेशन लगानी है कोर्ट के अंदर कि टू सेट असाइड दी एक्स पार्टी ऑर्डर बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है ऑर्डर नंबर 21। आई एम सो एक्साइटेड। ऑर्डर नंबर 21 खत्म हुआ फाइनली।